Assalamu alaikum. Welcome to the class of financial accounting. We are moving towards a new semester, new topic, new subject. It's our new subject, modern accountancy. We are going to learn about the subject departmental accounting, the first chapter in this semester. हमारे पास जैसे कि BS 8 के नया सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए जो है BS 8 सेमेस्टर की अकाउंटिंग की वीडियोस अपलोड कर दी जाए, ताकि क्योंकि ये फ़र्स्ट बैच है जो अब से पहले नहीं पढ़ाया गया, तो ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। उस कोर्स के मुताबिक जो नया कोर्स डिज़ाइन किया गया है BS 8 का, सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास आ रहा है वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का आ रहा है। Before moving towards the numerical question, it's very important to have some concept about its theory. जब तक हमारे पास कि इसकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो हम जो है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास डिपार्टमेंटल है, उसमें अगर हम आगे जाएं, तो फर्स्ट ये है कि डेफिनेशन, यानी कि किसे कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती क्या है? बेसिकली जब बिज़नेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो सेल आउट कर रही होती हैं, तो इस वजह से उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, तो उसे डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। यानी एक ही रूफ़ के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो लोग सेल कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, तो उसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक ग्रुप नज़र आ रहा है 4 लोगों का। इट्स शोइंग अ सेपरेट डिपार्टमेंट एंड अदर ग्रुप इज़ अपीयरिंग ऑन द बैक साइड ऑन अ टेबल, इट्स एन अदर डिपार्टमेंट। बेसिकली ये डिपार्टमेंटल को कॉन्सेप्ट शो कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक ही रूफ़ के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है जी। आप बहुत मज़े की एग्जांपल ले लेते हैं। आप फ्रेंड्स जो है वो क्लास में एक ही रूफ़ के अंदर होते हैं, लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, तो वो क्या है, वो ग्रुपिंग होती है। लेकिन यहाँ पर हम जब ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम जब अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिज़ायर के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में स्प्लिट्स कर रहे होते हैं, तो उसको हम डिपार्टमेंट्स कह रहे होते हैं। वो ग्रुप्स नहीं होते, वो डिपार्टमेंट्स होते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब डिविजन्स क्रिएट अ नीड फॉर इंटरनल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। क्या कह रहे हैं? कहते हैं जब हम इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की डिवीज़न कर लेते हैं, तो पहली ज़रूरत ये होती है कि हमें पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है, यानी इंटरनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉफिट कितना हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट किस तरह परफॉर्म कर रही है, हर एक डिपार्टमेंट की जो जिस प्रोडक्ट के लिए वो डिपार्टमेंट बना है, वो प्रोडक्ट में वो सक्सेसफुल हो रही है या फेल जा रही है, उस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस कितने हैं। तो ये जितनी भी इंटरनल इंफॉर्मेशन है हमें जब चाहिए होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने रिकॉर्ड करना होता है, मेंटेन करना होता है, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। जो हम आगे पढ़ेंगे, जो हम आगे जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, वो इसी चीज़ पे करेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम। और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम को डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम ही कहा जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि सिस्टम एक प्रोसेस होता है, और इंफॉर्मेशन को एक प्रोसेस के ज़रिए गुजारना जो है, उस प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्ड करना जो है, उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन को? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जस्ट जो हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको, हर एक इवेंट को नहीं, उनको जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक अकाउंटिंग के तरीके से, तो उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, इसमें तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हर एक डिपार्टमेंट की होती है, उसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। और ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम हर उस कंपनी में यूज़ होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हो। अगेन हम देख लेते हैं व्हाट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ बिजनेस अंडर वन रूफ on basis of different type of goods and services. Secondly, if we are going to make the division in such a way, then there is a need arise to have internal information about each department. And when we are going to record to maintain an internal information for each department, we are moving towards departmental accounting system. And in departmental accounting system, we make a record of financial system, we make a record of financial activities of each department. And such type of department
departmental accounting system is utilized in each and every company where we find there is 2 or more than 2 departments. अब हम आते हैं अगर एग्जाम्पल की तरफ कि क्या मतलब कैसे प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिपार्टमेंट्स होंगे, कैसे प्रोडक्ट्स के हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशन को स्प्लिट करेंगे. तो फॉर एग्जांपल अगर डेयरी प्रोडक्ट्स में कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी कंपनी काम कर रही है तो हो सकता है कि वो जो है मिल्क में भी काम कर रही हो सकता है कि वो योगर्ट में भी काम कर रही हो, चीज़ में भी कर रही हो, आइसक्रीम, बटर, व्हिपिंग क्रीम, कंडेंस मिल्क, मिल्क शेक एट्सेट्रा. बहुत से प्रोडक्ट हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं. तो वो हो सकता है जब इतने डिफरेंट प्रोडक्ट्स में काम कर रही है तो हर एक प्रोडक्ट के लिए वो सेपरेट डिपार्टमेंट मेंटेन करेगी और हर एक डिपार्टमेंट जो है वो उस प्रोडक्ट पे काम करेगा. इसको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन. अच्छा, अब जब हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन पे क्लियर हो गए हैं, अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि क्यों भाई हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्यों डिवाइड करें और फिर हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेट रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करें और उसको जो है फिर एनालाइज करना, उसको चेक एंड बैलेंस रखना क्यों. तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट वन, एवल्यूएशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग इवेलुएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट की क्या पोजीशन है, वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से सेपरेट होता है. सेकेंडली, जब हम लोग अलग अलग इनको इवेलुएट करेंगे तो इट्स मीन वी कैन कंपेयर वन डिपार्टमेंट विद एन अदर डिपार्टमेंट. कंपेरिजन पॉसिबल हो जाएगा. सपोज़ आपके पास डिपार्टमेंट ए है फॉर चीज़ एंड डिपार्टमेंट बी है फॉर योगर्ट. अगर हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें कौन से प्रोडक्ट की डिपार्टमेंट जो है वो सक्सेस में जा रहा है, कौन सा फेलियर जा रहा है और क्या वजूहत है कि वो फेलियर जा रहा है. उसको हम प्रॉपरली इवेलुएट कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें हाई पे लेके जा रहा है, कौन सा पीक पे है, कौन सा जो है वो पीक पे नहीं है. यानी थर्ड, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज़ अवेलेबल टू यूज़र्स. जितने भी हमारे यूज़र है, इट कैन बी कंज्यूमर्स, इट कैन बी एम्प्लॉयज़, इट कैन बी loan providers, creditors, debtors, whatever our stockholder simply is a stakeholder simply who are interested in information of a company. So उनके पास जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. तमाम यूज़र्स हर एक डिपार्टमेंट की डिटेल में इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिपार्टमेंट मैनेजर और स्टाफ जो है वो रिवॉर्ड ले सकते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ रिजल्ट. जितना अच्छा वो काम करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा और ऑब्वियसली दे विल डू देयर बेस्ट टू मेक द रिज़ल्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. सो अपन कोशिश करेंगे उनका रिज़ल्ट जो है वो बेस्ट से बेस्ट हो और जब उनका रिज़ल्ट बेस्ट होगा तो इसी हिसाब से उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा. अच्छा जी, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल. अब अगर हम पहले प्लानिंग की तरफ आ जाए, प्लानिंग हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है. तो हम लोग जो है हर एक डिपार्टमेंट के लिए सोच रहे होते हैं कि अब इस प्रोडक्ट में इनोवेशन लानी है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेल ज़्यादा है, इस प्रोडक्ट में ये वीकनेस है, इसको ओवरकम करना है. इसी तरह से जो है अब जो है हमने इस प्रोडक्ट को ख़त्म करना है, इसकी डिमांड ख़त्म हो रही है. तो ये सब क्या है, प्लानिंग के इसमें आता है. और सेकेंडली कंट्रोल क्या होता है, फिर हम लोग जो है जो हम लोगों ने प्लान किया था कि ऐसा करना है वैसा करना है, उन सबको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि जैसा हमने कहा था वैसा ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा. तो ये क्या है, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल. और ये डिपार्टमेंटलाइजेशन में ही पॉसिबल है क्योंकि हर एक अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो फिर हम हर एक प्रोडक्ट के लिए प्लान नहीं कर सकेंगे, उनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. यानी अगर हम प्लानिंग एंड कंट्रोल की तरफ जाएं तो हमारा 6 पॉइंट BC में ये आ रहा है कि हेल्प इन मेकिंग डिसीजन टू ड्रॉप आउट और ऐड अ न्यू. हम इस प्लानिंग और कंट्रोल को जब अप्लाई कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, तो हम इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको हटाने की ज़रूरत है, जो अब हमारे लिए जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी डिमांड ज़्यादा है और हमें उस प्रोडक्ट पर अब काम करने की ज़रूरत है. तो ये चीज़ें जो हैं ये फ़ैसले कहाँ पर होते हैं, जब हम प्लान कर रहे होते हैं कि ऐसा करना है और उसको हम अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से डिपार्टमेंट को ड्रॉप आउट करना है और कौन से को इन करना है. इससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. ये सारा तभी पॉसिबल है अगर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करें. इससे हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं, जो रिपीटिटिव एक्टिविटीज़ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं. और सबसे मज़े की बात यह है कि फ्रेंडली राइवली आ जाती है क्योंकि आप लोगों की डिपार्टमेंट्स में कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है. हर एक डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि उसके स्टाफ को, उसके मैनेजर्स को ज़्यादा रिवार्ड मिले. उसका जितना अच्छा काम होगा तो उसके जो है चांसेस होंगे कि वो डिपार्टमेंट स्टेबल भी रहेगा, प्रमोट भी करेगा, और जितना जो है
उसकी परफॉर्मेंस लोअर होगी तो देयर में भी चांसेस ऑफ ड्रॉप आउट, उस डिपार्टमेंट को ड्रॉप आउट भी किया जा सकता है। एंड मेक सुपरविजन ईजियर, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक रेंज में होता है, इतनी ज़्यादा चेन ऑफ कंट्रोल नहीं होता, तो सुपरविजन उसकी आसान होती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, हर एक डिपार्टमेंट हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बना है, तो उसमें स्पेशलाइज होता है। जब वो उसमें स्पेशलाइज होता है तो आपको क्या होता है, आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल हासिल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्केल पे उस प्रोडक्ट में काम हो रहा होता है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, वही बात हो गई कि आपकी जो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट अलग अलग काम कर रहा है, के लिए डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहा है, और जो अलग अलग काम कर रहा है तो इट मीन्स दे विल हायर स्पेशलाइज्ड फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। क्विक डिसीजंस, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयज़ जो है और जो सुपरविजन है, जैसे मैंने भी आपको कहा है कि इतना ज़्यादा चेन ऑफ कंट्रोल नहीं होता, इतना ज़्यादा स्पेन ऑफ कंट्रोल नहीं होता, स्पेन ऑफ कंट्रोल विल बी लिमिटेड, तो डिसीजंस क्विक होते हैं। इतना ज़्यादा आपको मतलब हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर डिसीजन लेते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ और टॉप लेवल से उसको कंफर्म करते हैं। अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन ना हो तो देन इट विल बी डिले, इसका प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास अब हम आते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन अकाउंटिंग की तरफ। तो दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ सेपरेट डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड सेकंड वन इज़ कॉलमनर बेस बुक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। फर्स्ट जो है सेपरेट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, इसमें होता क्या है, इसमें वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक आर कीप, ठीक है। सेपरेट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बुक मेंटेन की जाती है। अगर योगर्ट डिपार्टमेंट है तो वो अपनी बुक्स मेंटेन करेगा, अगर आपके पास आइसक्रीम डिपार्टमेंट है तो वो अलग बुक मेंटेन करेगा, आपके जो है चीज़ डिपार्टमेंट वाले अपनी बुक अलग मेंटेन करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस वही है अब तक जो हम पढ़ते आए हैं, बस हर एक डिपार्टमेंट ने अलग अलग बुक मेंटेन करनी है, सेम वही प्रोसेस है, इसमें कुछ ऐसा न्यू नहीं आ रहा। जो सेकंड वन है कॉलमनर बेस, तो कॉलमनर बेस क्यों कहते हैं इसको, कॉलमनर इसलिए कहते हैं कि इसमें कॉलम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको हम कॉलमनर बुक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। कॉलमनर बुक में क्या होता है, वेयर अकाउंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर कीप टुगेदर ऑन कॉलमनर बुक। उस बुक में तमाम डिपार्टमेंट्स का अकाउंट कंबाइन मेंटेन किया जाता है, लेकिन इसमें कॉलम बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों कॉलम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक ही अकाउंट होता है। अगर आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट सपोज बना रहे हैं तो एक ही अकाउंट होगा, लेकिन उसमें हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉलम मेंटेन किया जाएगा। अगर आप परचेज डे बुक का सपोज बना रहे हैं तो परचेज डे बुक वही मेथड है, वही फॉर्मेट है, लेकिन इसमें कॉलमनर बुक है। इसका मतलब क्या है, इसमें हर एक जो डिपार्टमेंट है उसका सेपरेट कॉलम मेंटेन किया जाएगा। अगर आप देख लें यहाँ पे ये फॉर्मेट है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए फॉर्मेट वही है, डेट है, पार्टिकुलर्स है, डेट किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई थी, पार्टिकुलर्स मींस कि कौन सी जो है कंपनी है या कौन सा पर्सन है जिससे आपने परचेज़ किया था, उस परचेज़ में जो इनवाइस है उसका नंबर, लेजर फोलियो LF लेजर फोलियो का पेज नंबर, टोटल अमाउंट है। और यहाँ पर आप देखें कॉलम्स कितने ज़्यादा हैं, डिपार्टमेंट ए का अलग कॉलम है, डिपार्टमेंट बी का अलग कॉलम है, डिपार्टमेंट सी का अलग कॉलम है। डिपार्टमेंट ए की परचेजेस डिपार्टमेंट ए के कॉलम में रिकॉर्ड की जाएंगी, डिपार्टमेंट बी की परचेजेस डिपार्टमेंट बी के कॉलम में, एंड डिपार्टमेंट सी की परचेजेस डिपार्टमेंट सी के कॉलम में रिकॉर्ड की जाएंगी। और उसमें टोटल में जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स की परचेजेस को एडअप किया जाएगा और लास्ट में भी जो है इनकी टोटलिंग की जाएगी। यानी डिपार्टमेंट ए का टोटल अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा और कंबाइंड टोटल जो है वो अलग होगा। इसे हम कहते हैं कॉलमनर बुक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। इसी तरह आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये तो मैंने आपके पास ये एक तरह से फॉर्मेट मेंशन किया है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो टी फॉर्मेट को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर आप लोग टी फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं तो भी यही प्रोसीजर है, डेट है, पार्टिकुलर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ABC, डेट, पार्टिकुलर, डिपार्टमेंट्स ABC, इनवाइस नंबर और लेजर फोलियो भी इसमें आएंगे। अब डिपार्टमेंट ए में जो है क्रेडिटर्स अकाउंट की ट्रांजैक्शन हुई थी, यानी आपने कर्ज पे जो है चीज़ें परचेज़ की हैं। डिपार्टमेंट ए ने 50 की हैं, सी ने 60 की हैं, सी ने 40 की हैं। सब के कॉलम में उनकी अमाउंट रिकॉर्ड की गई है और पार्टिकुलर्स में उस पर्सन का नाम और डेट रिकॉर्ड की गई है। तो ये तरीका है आपके पास डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब आप लोग मेरे चैनल पर आएँगे और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, तो वहाँ पर आपको इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे।
उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम ये कॉलम्स कैसे मेंटेन करते हैं। अभी तक हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट इज स्प्लिटिंग ऑफ बिजनेस अंडर द वन रूफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट की इंटरनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अप्लाई करते हैं हर उस कंपनी में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हो। फिर हमने डिपार्टमेंट के कुछ अकाउंटिंग एडवांटेजेस पढ़े थे कि क्या फ़ायदा है, हम क्यों डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। एंड लास्ट वन, देयर आर बेसिकली 2 वेज ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। फर्स्ट वन, वेयर ऑल departments have their separate set of books, and second one is columnar departmental accounting। इंशाल्लाह हम जब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें कॉलमनर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आप लोग देखेंगे कि यूज़ हुआ होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू, टेक केयर एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।